गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग बेटा 4 जो स्टार्टिंग के आप लोगों के चैप्टर इंडिया वाली बुक के वो तो आप लोगों को कवर करा चुके हैं। अब मैं आप लोगों को एक नए तरीके से चैप्टर नंबर 5, 6 और लास्ट 9th एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सन वाइज बताऊंगी कि कितने पोर्शन में किस सन में क्या क्या हुआ, और ये जो भारतीय राजनीति में एक के बाद एक हर साल कुछ नया घटित हुआ, उस राजनीति ने आज भारत को किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। जिसमें पहले बेटा टोटली आप लोगों का कांग्रेस के बारे में आएगा, और बाद में धीरे धीरे करके हम लोग यूपीए, एनडीए फर्स्ट, आप लोगों के एनडीए सेकंड, एनडीए थर्ड, ये सब एक एक करके मैं आप लोगों को 4 तक लेके जाऊंगी। ठीक है, तो बेटा जो अब वीडियो बना रही हूँ बिल्कुल बहुत बढ़िया से इस चीज़ को ध्यान रखना कि सन वाइज अगर सीखते जाओगी तो तुम्हें भारतीय राजनीति का छोटा से छोटा पोर्शन भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया बेटा, 5वां चैप्टर तुम्हारा लोकतंत्र को संकट है कि लोकतंत्र के लिए किस तरीके से संकट पैदा हुए। इसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं 1964 से। ठीक है, 1964 वो सन जब हमारे यहाँ तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई 1964 में। इससे 2 साल पहले 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हो गया था। भारत और चाइना के युद्ध से भारत की बहुत सारी खामियां वर्ल्ड के सामने आ गई है। जो जवाहरलाल नेहरू इतने सालों से इतनी मेहनत करके भारत की छवि को बहुत सुंदर बनाकर लेके चल रहा था वर्ल्ड के सामने, अब वही छवि धूमिल होती सी नजर आई। ठीक है, बहुत बड़ा वो कहते हैं शौक था नेहरू जी के लिए। इसके बाद से नेहरू जी बीमार रहने लगे, और वो बीमारी इतनी भयानक तरीके से उनको अंदर ही अंदर खा गई कि 1964 में इनकी डेथ होगी। इनकी डेथ होते ही ये प्रॉब्लम खड़ी होगी कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, लगने लगा था कि हमारे भारत में अकाल पड़ गया हो, जैसे कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो नेहरू के लेवल का हो। ठीक है, लेकिन ऐसे में आपसी विचार विमर्श, दुनिया भर का मंथन, जिसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि आपके शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को बना दिया जाए प्रधानमंत्री। और वैसे भी बेटा लाल बहादुर शास्त्री एक वो पर्सन थे जो प्रधानमंत्री बनने के लायक भी थे। ठीक है, पहला कारण क्यों थे? पहला कारण कि नेहरू जी के आखिरी टाइम पीरियड में लगातार शास्त्री जी उनके साथ रहे, तो शास्त्री जी को हर चीज की जानकारी थी कि भारत को कहाँ कहाँ किन किन मुद्दों पर किस लेवल तक काम करना है। दूसरी बात, जो शास्त्री जी थे बहुत कर्मठ थे, अपने दायित्व के प्रति बहुत ईमानदार और वफादार थे। तो कोई शक ही नहीं था कि इतना लायक व्यक्ति को प्रधानमंत्री ना बनाया जाए। इसके ईमानदारी की एक और मिसाल दी जाती है कि नेहरू जी के कार्यकाल में शास्त्री जी रेल मंत्री रहे थे, और बेटा उस रेल मंत्री पद पर रहते हुए एक बार रेल हादसा हो गया था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शास्त्री ने खुद उठा ली और अपने आप को जिम्मेदार माना कि अगर उसने और थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता, और उसने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। ऐसे ऐसे मंत्री ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। चलिए, 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना बेटा कि एक व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होता है। तो शायद शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे तब से लेकर जब तक उनकी डेथ ना हो गई,
हमारे शास्त्री जी लगातार परेशानियों से घिरे रहे, लेकिन पक्का इतना था भाई कि हर एक चीज को बहुत समझदारी से लिया इन्होंने। सबसे पहली बात, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, पहली बात इनको पाकिस्तान को लगा कि ये एक कमजोर व्यक्ति बन गया प्रधानमंत्री। ठीक है, उनको लगा कि कमजोर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है तो हम लोग अब अगर भारत पर अटैक करेंगे तो हम जीत जाएंगे तो जो हमें चाहिए हम उसको ले लेंगे, जो कि पाकिस्तान की भूल थी। ठीक है, दूसरी बात, इसी वक्त जब ये प्रधानमंत्री बने 64 से 67, 64 to 66, इस टाइम पीरियड में आप लोगों की मानसून लगातार असफल रही। मानसून आप लोगों की असफल रही और इसके असफल होने के कारण खाद्य संकट जैसे हालात भारत में पैदा हो गए। यानी अगर मैं बात कहूं बिहार और पश्चिम बंगाल की, तो बेटा जितना खाद्य संकट इन दो राज्यों ने झेला किसी ने भी नहीं झेला। ठीक है, ऊपर से राजनीतिक व्यवस्था भी ढंग से नहीं चल पा रही थी। और 1964 में जैसे ही बने, पाकिस्तान ने इसको कमजोर समझा बहादुर जी को, तो उन्होंने भारत के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, हालांकि शास्त्री जी की रणनीति बहुत बढ़िया साबित हुई। उन्होंने 2 लेवल पर घेर लिया आपकी पाकिस्तानी सेना को और आधे लाहौर तक घुस गए। ये हमारी भारतीय सेना आधे लाहौर तक पाकिस्तान में घुस चुकी थी। हालांकि पाकिस्तान ने जरूर माथा तो पकड़ लिया होगा कि हम लोगों ने शास्त्री जी को कमजोर सोचा, लेकिन बेटा एकदम से इतने बड़े लेवल पर युद्ध होना और साथ साथ खाद्य संकट को झेलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसका सॉल्यूशन शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर शुरू किया। जय जवान का नारा क्यों दिया? क्योंकि देश को जरूरत थी जवानों की, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम लोग युद्ध कर रहे थे। जवानों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ किसानों की भी जरूरत थी। क्यों? क्योंकि खाद्य संकट पैदा हो चुका था बहुत बड़े स्तर पर, और ये खाद्य संकट पूरे तरीके से खत्म कर देता भारत को अगर किसानों का साथ ना मिला होता। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा तुम्हारे शास्त्री जी ने ही दिया बेटा। इसके अलावा इसके साथ एक और वर्ड जोड़ दिया गया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जो जय विज्ञान जुड़ा वो तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद 1966 में जब हम लोग युद्ध जीत गए थे, तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को और अयूब खान, जो कि पाकिस्तान के थे, हेड उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्हें बुलाया गया ताशकंद में। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी थी। ठीक है, यूएसएसआर और आपके वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करी इसमें और दोनों देशों के हेड को बुलाया, समझौता कराया। भारत ने जितने लाहौर को ले लिया था उसको छुड़वाया और दोनों ही देशों के बीच में बहुत सारे समझौते कराए कि कोई सा भी देश किसी के भी अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा, आतंकवाद का सहारा नहीं लेगा। यानी बहुत सारी चीजें थी बेटा जो कि दोनों देशों ने कस्में खाई, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिए, हमेशा कस्में खाकर उसे तोड़ने का काम किया। 6 साल बाद फिर तोड़ेगा, देखना आप लोग। इसके बाद बेटा ताशकंद समझौता जब करने के लिए शास्त्री जी गए हुए थे, तो वहीं पर दिल का दौरा पड़ने से आपके शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, इस डेथ के बाद भारत को वाकई एक बहुत बड़ा झटका और लगता है। ठीक है, तो इसके आगे वाला पोर्शन बेटा हम लोग अभी कर रहे हैं। इसके बाद शुरुआत होती है बेटा हम लोगों की कि जो आप लोगों की इंदिरा गांधी है, उस इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए थे, और इंदिरा गांधी को ही नेहरू और शास्त्री के बाद अगला प्रधानमंत्री क्यों चुनने के लिए सिंडिकेट वालों को मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो भाई जैसे ही शास्त्री जी की डेथ हुई, एक झटका पहले खा चुके थे, वो झटका हम लोगों का था कि किसी भी एंगल से हम लोग
एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जद्दोजहद करने लगे थे जो नेहरू की जगह ले सके। अब हमने उसे चुना, उसे अब हम लोगों ने शास्त्री जी को उस जगह पर बिठाया तो शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है। ऐसे में दिमाग बिल्कुल घूम गया, लगने लगा कि लोकतंत्र नाम की तो चीज अब रहेगी ही नहीं भारत में, यहाँ पर सैनिक शासन कायम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति चुनने के लिए बेहद मशक्कत करनी पड़ी और ये सारी मशक्कत करी तुम्हारे सिंडिकेट वालों ने। और उन्होंने फिर लास्ट में एक ऑप्शन निकाल के रख दिया कि हम लोग इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन्होंने सबसे बड़ी दलील दी कि जो इंदिरा गांधी है वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, जवाहरलाल नेहरू के साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। ये 1966 है, यहां पर ये आपसी सहमति से कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बन जाएगी। और जब नेक्स्ट 1967 में जब इलेक्शन होंगे तो लोगों से वोट इकट्ठा करने का काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर भी चुनाव प्रचार होगा वहां पर एक बात आगे रखी जाएगी कि ये नेहरू की बेटी है। ठीक है, तो भाई अब 1966 में आपके शास्त्री की डेथ के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना, जिसका विरोध सिंडिकेट में ही मौजूद मोरारजी देसाई जी ने किया। ठीक है भाई, 1966 से लेकर इसमें 1966 से लेकर 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, इस सारे टाइम पीरियड में आपके मोरारजी देसाई लगातार इंदिरा गांधी के अपोजिशन में ही रहे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि इंदिरा गांधी यंग है, इंदिरा गांधी को अनुभव कम है। माना कि वो शास्त्री के कार्यकाल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर थी, लेकिन इतना अनुभव नहीं है कि उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन सिंडिकेट वालों को किसकी सुननी थी? सिंडिकेट वाले बेटा इनडायरेक्ट वे में अपना भी उल्लू सीधा करना चाहते थे, क्योंकि उनको इस बात की भनक पूरी तरह थी कि अगर इंदिरा गांधी को बना दिया गया, अनुभवहीन है, इसीलिए जो भी काम होगा उसमें कहीं ना कहीं सिंडिकेट वालों की इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिंडिकेट के हाथ में भी कंट्रोल रहेगा और जनता की वोट भी कांग्रेस को मिल जाएंगी। तो डिसीजन तो इनका बहुत बढ़िया था, लेकिन उस डिसीजन को उल्टा साबित करेगी खुद इंदिरा गांधी, आगे चल के देखिएगा। अब इसमें देखो बेटा, यहां पर 1967 में जब चुनाव हुए तो इस चुनाव के माध्यम से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बन गई। माइंड इट, मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन बेटा इस इलेक्शन में जितना बड़ा बदलाव हुआ, इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं हुआ। अभी तक आजादी से लेकर अभी तक 66 तक कांग्रेस को कहीं पर भी किसी के साथ भी तुलना करके कभी नहीं खड़ा किया गया, या फिर इसका खुद का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा था कि कभी भी कोई भी छोटी से छोटी पार्टी भी सामने इसके खड़ी नहीं हो पाई थी, और हर बार खूब बढ़िया सीटों से ये जीतती चली गई थी। लेकिन पहली बार 1967 के इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी, दोनों जगह पूरी तरीके से हिल गई। ठीक है, क्योंकि ये पहला इलेक्शन था बेटा जब जवाहरलाल नेहरू के बिना इलेक्शन में हिस्सा लिया जा रहा था, और जनता के सम्मुख नेहरू की बेटी खड़ी थी। ठीक है, तो इसमें लोगों ने, एक तो यही कमी सबसे बड़ी थी कि आप लोगों के नेहरू जी नहीं थे। दूसरी बात ये कि अब जो अपोजिशन की पार्टियां थी, जो छोटी छोटी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, जिनको कभी भी बहुत बड़ा जन समर्थन नहीं मिला था, उन्होंने अब एक तरीका अपनाया।
उन्होंने अब डिक्लेयर किया कि अब हम जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां, अब हम सारी एक साथ आ जाएंगी, हम एक साथ आएंगी और एक साथ लाने का काम राम मनोहर लोहिया, जो कि एक समाजवादी नेता थे, उन्होंने सबको साथ लाया, गैर कांग्रेसी सभी नेताओं को। और गैर कांग्रेसवाद, ये जो वर्ड मैंने भी बोले गैर कांग्रेसवाद, इसका निर्माण करने वाले भी तुम्हारे लोहिया ही जी थे, ठीक है। और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ सभी जितनी भी अपोजिशन पार्टियां थी सबको एक जगह पर ले आए। एक जगह पर उनके आने का एक फायदा था कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां जो अलग अलग थोड़ी सी सीट इसको, थोड़ी सी इसको, थोड़ी सी इसको, अलग अलग जो सीट मिलती रहा करती थी, अब वे सारे के सारे वोट इनके एक जगह इसी गठबंधन में आ जाएंगे, जिसको गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया गया था, ठीक है। जो अब कांग्रेस के खिलाफ ये गैर कांग्रेसवाद बना था, इसने वाकई में बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत 50% 60% तक तो आराम से कांग्रेस को हिला दिया। और ले देकर सेंटर में तो कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन जब आई स्टेट की बारी तो बेटा स्टेट में 9 राज्यों में से कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कहनी पड़ी, ठीक है। अब इसने 9 राज्यों में से किस तरीके से कांग्रेस चली गई, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन था, वो था कि उन सभी स्टेट्स में जो छोटी छोटी गैर कांग्रेसी पार्टियां था वो सब इकट्ठी होकर इलेक्शन लड़ रही थी, और जो थोड़े बट रहे थे वो एक जगह आ गई। और हर एक राज्य में कम से कम 7 राज्य ऐसे थे बेटा जिसमें डायरेक्ट गैर कांग्रेसी पार्टियां बन गई थी, जो कि छोटी छोटी पार्टियों ने गठबंधन की सरकारें निर्मित कर ली थी। दूसरी बात, एक राज्य में जिसमें कांग्रेस पार्टी आ जरूर गई थी, लेकिन उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने दल बदल कर लिया, जिसकी वजह से वहां से कांग्रेस पार्टी गिरी, और कांग्रेस पार्टी के गिरते ही जो गैर कांग्रेसी थे उन्होंने अपनी सरकार बना ली। इसी वक्त भारत में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव एक स्टेट था जहां पर पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के अलावा कोई एक ऐसी पार्टी सामने आई थी जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। वो थी डीएमके, तमिलनाडु में 1967 में। भारतीय राजनीति के किसी भी स्टेट में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी आई और उसने सरकार बनाई, ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों का 1 नंबर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा कि जो आप लोगों के राजनीति जो 67 की राजनीति निर्मित हो रही थी उसमें बदलाव क्या क्या थे। लेकिन बदलाव से पहले बेटा जो 9 राज्यों की बात मैं बता रही हूं वहां पर भी ध्यान से सुनो। जो गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर जो सरकारें बनाई थी उनमें कुछ खासियत थी। एक तो सबसे पहली खासियत तो यही थी बेटा कि उन्होंने अपने आप को संयुक्त विधायक दल की संज्ञा दी, ठीक है। सभी ने अपने गठबंधन को संयुक्त विधायक दल के नाम से जाना, लेकिन बस एक आप लोगों का पंजाब था जिसमें संयुक्त विधायक दल की बजाय पॉपुलर फ्रंट के नाम से सरकार बनी थी, ठीक है। अब जो ये आप लोगों के स्टेट में जो छोटी पार्टियां जो सरकार निर्मित कर रही थी संयुक्त विधायक दल की सरकारों के नाम से जानी जा रही थी, लेकिन बेटा इनमें ना बहुत गड़बड़ी भी थी। बहुत गड़बड़ी क्या थी कि ये जो छोटी पार्टियां थी ये एक साथ तो आ गई कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के उद्देश्य से, आ तो गई, ठीक है भाई, आ गई है साथ में, लेकिन बेटा आने के बावजूद भी ये ज्यादा लंबे समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रह पाई। क्यों? क्योंकि सभी के विचार अलग अलग थे, और ऐसे में बहुत जल्दी ही
इन 9 राज्यों से, 9 में तमिलनाडु को नहीं गिन रही मैं, ठीक है, तमिलनाडु को साइड में छोड़ दिया क्योंकि वहां तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी हुई थी। तो बेटा और जो स्टेट आपके बचे उनमें या तो वो आपस में लड़ बढ़ के बहुत जल्दी उन्होंने सरकार गिरा दी, या फिर उन स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ठीक है, तो बेशक कांग्रेस नहीं आई थी इन स्टेट्स में, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि स्थायी सरकार भी नहीं दे पाए थे ये। ओके, अब आता बेटा कि 1967 में हमारी राजनीति में बहुत सारे बदलाव हुए थे। उन बहुत सारे बदलावों में क्या था? सबसे पहला, भारतीय राजनीति में दल बदल ने प्रवेश कर लिया था। दल बदल, आपके विधायक एक पार्टी से खड़े होकर इलेक्शन लड़े, जीत गए, जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में पहुंच गए, उस पार्टी का साथ छोड़ दिया। ठीक है, कांग्रेस को इसी में झटके खाने पड़े थे 67 में। और दल बदल का जो जुमला है बेटा, या फिर ये एक बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, क्योंकि इससे पहले दल बदल इस तरीके से नहीं होते थे जैसे 67 के बाद होने लगे। इसकी शुरुआत करी आप लोगों के हरियाणा के एक विधायक ने, नाम था गयालाल। ठीक है, गयालाल जी जब इलेक्शन जीत गए तो यूनाइटेड फ्रंट में चले गए कांग्रेस को छोड़कर। कुछ दिन रहे, वापस फिर कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आए को 9 घंटे हुए थे, दोबारा फिर उठा के पॉपुलर फ्रंट में चले गए। ये जो पूरी घटना घटी, इसको लेकर सभी ने मजाक बनाया। आराम गयाराम इसी घटना की देन है। ये दल बदल से रिलेटेड ही जुमला कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा दल बदल जो कि स्टार्टिंग हो गई भारतीय राजनीति में, ये दल बदल आप लोगों की बहुत घटिया हालत में पहुंच गई थी 1985 तक। 85 तक इतने बुरे हालातों में दल बदल पहुंच गया था कि इसके लिए कानून बनवाने पड़ गए थे, और कानून भी ऐसे जो सख्ती से लागू करवाए जाए, क्योंकि सरकारें स्थिर ही नहीं रह पा रही थी। ठीक है, इसका पोर्शन आगे जाके तुम्हें एक बार फिर बताऊंगी कि 1985 में किस तरीके से दल बदल पर रोक लगाने के लिए बार बार कानून बनाए जा रहे थे, लेकिन प्रभावी नहीं हो पा रहे थे। इसलिए 2003 में एक बार फिर दोबारा से बनाया, तब जाकर इस पर थोड़ा कंट्रोल हुआ। लेकिन बेटा आज भी जिसे बदलना है दल, वो तो बदलेगा। ठीक है, अगर आज भी ये आप लोगों के प्रावधान दे रखा है कि अगर कोई भी नेता दल बदलेगा तो अपनी सारी पहचान अपनी पुरानी पार्टी में छोड़ के जाएगा, किसी तरह का चुनाव चिन्ह उसके साथ नहीं जाएगा, जिस पद पर वो है उस पद को छोड़ के जाएगा, और जिस भी पार्टी के अंदर वो शामिल हो रहे हैं वहां पर जाते वो किसी लाभ के पद पर नहीं बैठेगा। लेकिन इसके बावजूद भी दल बदल तो आज भी होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बुरे हालात नहीं है बेटा जैसे कि 67 से 85 के बीच में भारतीय राजनीति में हुए थे। ठीक है, इसमें पहली बार विपक्षी दल प्रभावी हुआ 67 में। इससे पहले विपक्षी दलों की भूमिका ना के बराबर रहा करती। कांग्रेस पहली बार डगमगाई क्योंकि नेहरू जी नहीं थे। सिंडिकेट वालों ने जोर तो पूरा लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां डगमगा गई कांग्रेस की। दल बदल ने राजनीति में प्रवेश कर लिया और कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद ही पैदा हो गए। जैसे आप लोगों को मैंने कहा, सिंडिकेट के मेंबर्स इंदिरा गांधी को लाना चाहते थे, लेकिन बेटा इसी सिंडिकेट के मेंबर इंदिरा को कई सारे ऐसे थे जो पसंद नहीं करते थे, जैसे कि हमारे मोरारजी देसाई हैं। ठीक है, तो वैचारिक मतभेद इसी वक्त कांग्रेस में पैदा हुआ। कांग्रेस में नेहरू की कमी इस इलेक्शन में तो खली बहुत बड़ी। ठीक, और सिंडिकेट काफी प्रभावी बना। सिंडिकेट ने कोशिश की कि वो पूरी राजनीति को कंट्रोल में रखे, लेकिन बेटा इतना करने के बावजूद भी वो इसमें सफल नहीं हो पाया। आगे तुम्हें बताऊंगी 1969 में किस तरीके से सिंडिकेट को ही
एक मारा पंच और निकल पड़ी इंदिरा गांधी अलग से। सिंडिकेट देखता रह गया और धीरे धीरे करके 71 तक आते आते उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। और इंदिरा गांधी ने किस तरीके से अपनी पहचान आगे बना लेगी ये अगली वीडियो में बताने का काम करूंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।